हेलो एवरीवन, मैं हर्षित आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी अपनी टेक्निकल पाठशाला में। कल हम लोगों ने देखा था स्किन इफेक्ट और किस तरीके से हम स्किन इफेक्ट को हटाते थे। कोरोना इफेक्ट को हम लोग किसकी तरह से हटाते थे, कौन कौन से कंडक्टर हम अपनी ट्रांसमिशन में यूज करते थे, ये कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था। आज जो हम लोग देखेंगे, आज हम देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग देखेंगे किस तरीके की हमारी ट्रांसमिशन लाइन होती है। जनरली जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन है वो तीन तरीके से होती है। पहला है हमारा शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, दूसरा है मीडियम ट्रांसमिशन लाइन और जो लास्ट है हमारा वो है लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। तीनों की क्या क्या क्राइटेरिया है, कहाँ कहाँ कौन सी लाइन हम लोग यूज करेंगे, कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं कि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन है या लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है, ये हम सब लोग आज अपने वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। उसमें जो हमारा पहला है वो है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। जब भी हम लोग ट्रांसमिशन लाइन अपनी सेट करते हैं, मान के चलिए हमको अपने यहाँ से ग्रेटर नोएडा से और बुलंदशहर तक हमको अपनी एक लाइन क्या करना है, ट्रांसमिट कराना है वोल्टेज को। तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसमिशन लाइन लगाएंगे। तो वो ट्रांसमिशन लाइन शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन होगी, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन होगी या लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन होगी। ये सब लोग हम लोग किस बेसिस पे डिसाइड करते हैं, ये हम लोग डिसाइड करते हैं लेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग। हम लोग क्या करते हैं, जो हमको अपनी ट्रांसमिशन लाइन बिछानी है किलोमीटर में, हम किलोमीटर इंटू मतलब लेंथ हम लोग किसमें लेते हैं, किलोमीटर में, और इंटू किससे करते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी से। अब हमारे इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड है वो क्या है, 50 हर्ट्ज हमारी फ्रीक्वेंसी इंडिया के अंदर फिक्स्ड है। ये क्वेश्चन भी आप लोगों से कई बार पूछा गया है कि इंडिया की जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो क्या है। तो आप लोग याद रखिएगा 50 हर्ट्ज हमारी इंडिया की कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी है। अमेरिका की अगर वो आपसे पूछता है तो जो हमारी क्या है फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी, वो हमारी 60 हर्ट्ज होगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, लेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी करके हम लोग क्या डिसाइड करते हैं कि हमारी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन है या लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है। तो 80 किलोमीटर हमने क्या ली, लेंथ, और जो फ्रीक्वेंसी है वो हमने क्या लिया, 50 अपना लिया। तो 80 और 50 इंटू हम लोगों ने किया तो ये क्या आया, 4000 आया। तो जो ट्रांसमिशन लाइन हमने क्या देखा, लेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी करके 80 किलोमीटर से ज्यादा की अगर हमारी लाइन है, 80 किलोमीटर तक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। 80 इंटू 50 इज इक्वल टू हमारा क्या आया, 4000 किलोमीटर पर सेकेंड। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि अगर हमारी 4000 किलोमीटर पर सेकेंड की लाइन है तो वो किस कैटेगरी में आएगी, शॉर्ट में, मीडियम में या लॉन्ग में, तो आपको क्या आंसर देना है, वो हमारी होगी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। या फिर वो आपसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, वो आपसे पूछ सकता है कि अगर 80 किलोमीटर हमारी लेंथ है तो वो हमारी कौन सी ट्रांसमिशन लाइन होगी, वो भी हमारी कौन सी होगी, वो हमारी होगी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। अब हम लोग देखते हैं मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग 80 किलोमीटर से लेके 200 किलोमीटर की रेंज वाले को हम लोग किस में लेते हैं, मीडियम में। फ्रीक्वेंसी हमारी क्या है, कांस्टेंट है 50 हर्ट्ज। तो हम लोग क्या करेंगे, 80 इंटू 50 कितना हो गया, 4000। 200 इंटू 50 हमारा कितना हो गया, 10,000। हम लोगों ने क्या देखा, 4000 किलोमीटर से लेके 10,000 किलोमीटर तक की जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन है वो हमारी किस कैटेगरी में आती है, वो हमारी आती है मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में। ठीक है, उसके बाद हम लोग किस पे आते हैं, उसके बाद हम लोग आते हैं लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में। अब लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन जो हमारी लेंथ है वो कितने ज्यादा होनी चाहिए, 200 किलोमीटर से अगर हमारी लेंथ ज्यादा है, उसकी इंटू हम किस में करेंगे, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी में, L इंटू एफ। तो ये जो लेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी का जो प्रोडक्ट है, अगर वो 10,000 किलोमीटर पर सेकंड से ज्यादा है तो वो हमारा किस क्राइटेरिया में आएगा, वो हमारा आएगा लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में। अब जो यहां से आपको याद रखना है वो क्या याद रखना है, अगर आपसे कोई पूछता है इंटरव्यू में या वैसे भी कि हम जो ट्रांसमिशन लाइन अपनी बिछाते हैं तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन है, उसका क्राइटेरिया क्या होता है या उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको याद रखना है लेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी करके हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि वो हमारी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन है या फिर लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है। दूसरा, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन जो है वो 80 किलोमीटर तक अगर जो हमारी लेंथ जो होती है
उसको हम लोग क्या कहते हैं, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। या फिर 4000 किलोमीटर पर सेकंड से कम वाली जो हमारी रेंज होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन कहते हैं। उसी तरीके से मीडियम ट्रांसमिशन लाइन हमारी क्या हो गई, 4000 किलोमीटर से 10,000 किलोमीटर के बीच की जो हमारी लाइन हो गई वो है मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। या फिर 80 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर के बीच में जो हमारी लेंथ होगी उसको हम लोग बोलेंगे मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। उसी तरीके से लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन हमारी क्या होगी, जिसमें हमारी लेंथ 200 किलोमीटर से ज्यादा हो, या फिर जो हमारी लेंथ और फ्रीक्वेंसी का प्रोडक्ट है वो किससे ज्यादा हो, 10,000 किलोमीटर पर सेकेंड से ज्यादा हो। तो 3 तरह की हम लोगों ने क्या देखी, ट्रांसमिशन लाइन अपना देख लिया। ठीक है, इसके बाद हम एक एक करके शुरू करेंगे। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन एंड लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग क्या देखते हैं, जो हमारा रिएक्टेंस का फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या होता है, XC इज इक्वल टू 1/ωCL। अब जब शॉर्ट ट्रांसमिशन हमारी लाइन होगी तो उसमें लेंथ की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो लेंथ की वैल्यू जब हमारी कम होगी, चलिए शुरू करते हैं। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में हम लोगों ने क्या देखा, इन शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन वी ऑलवेज नेग्लेक्ट द, इन शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन वी ऑलवेज neglect the capacitance। ठीक है, तो यहां से जो हमारी कैपेसिटेंस XC की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1/ωC इंटू L। तो अब अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की, तो जब शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की हम लोग बात कर रहे हैं तो वहां लेंथ क्या होगी, कम होगी। अब जब हमारी लेंथ कम होगी तो हमारा रिएक्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। मैंने आपको पढ़ाया था एयर गैप अगर हमारा ज्यादा होता है तब हमारा रिएक्टेंस क्या होता है, रिएक्टेंस क्या होता है, करंट क्या होता है, ये सब मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, तो जब हमारा यहाँ रिएक्टेंस ज्यादा है तो जो हमारी करंट की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। तो हमारे चार्जिंग करंट की वैल्यू क्या होगी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में, वो बहुत कम होगी, जिसकी वजह से हम लोग क्या करेंगे, कैपेसिटेंस को हम लोग शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, तो जो हमारा सर्किट डायग्राम बनेगा वो हमारा कैसा बनेगा, R और L। बस हमारे जो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में जो पैरामीटर हमारे होंगे वो कौन से होंगे, रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस। ये हमारा क्या होगा, रिसीविंग एंड वोल्टेज, VS हमारा क्या होगा, सेंडिंग एंड वोल्टेज। ठीक है, और यहां हमारा कौन सा करंट हो जाएगा, रिसीविंग एंड करंट। तो हम लोगों ने क्या देखा, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में जब हमारी लेंथ बहुत कम होगी तो हमारा रिएक्टेंस क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। रिएक्टेंस ज्यादा होने से हमारी करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। और ये जो हमारा करंट है ये हमारा कौन सा है, ये है हमारा चार्जिंग करंट। चार्जिंग करंट की वैल्यू हमारी बहुत कम हो जाएगी, जिसकी वजह से हम लोगों को इसमें क्या नहीं लगाना पड़ेगा, कैपेसिटर की वैल्यू हम लोगों को नहीं लगानी है। सिर्फ R और L को हम लोग इसमें लगाएंगे, रजिस्टर और इंडक्टर को हम लोग कनेक्ट करेंगे किसके अंदर, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में। इसके बाद हम लोग अब आते हैं किस पे, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में। ठीक है, इसमें शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में आप लोगों को कुछ समझ ना आया हो तो प्लीज कमेंट करके मुझसे जरूर पूछिएगा। ठीक है, कोई भी चीज अगर आपको समझ में नहीं आती है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग क्या देखेंगे, हियर लेंथ इज मोर, so we cannot neglect the कैपेसिटेंस। ठीक है, हम लोगों ने क्या देखा,
अब जब हमारी मीडियम ट्रांसमिशन लाइन आ गई तो उसमें 80 किलोमीटर से 200 किलोमीटर तक की जो लेंथ होगी उसको हम लोग कंसीडर करेंगे। तो उसमें जो हमारी लेंथ है वो क्या होगी, थोड़ी ज्यादा होगी। इस केस में हम लोग कैपेसिटेंस को क्या करेंगे, इग्नोर हम लोग नहीं कर सकते हैं। इसमें हमको कैपेसिटेंस अपना लगाना पड़ेगा सर्किट के अंदर, ठीक है। तो इसमें जो हमारा सर्किट बनेगा वो कैसा बनेगा, वी हैव टू शो द कैपेसिटेंस सर्किट। तो इसमें दो तरीके के सर्किट हम लोगों के पास बनते हैं, ठीक है। पहला हमारा है रिसीविंग एंड कैपेसिटेंस मॉडल, ठीक है। ये हमारा पहला है रिसीविंग एंड कैपेसिटेंस मॉडल। तो रिसीविंग एंड का मतलब है ये हमारा क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, ये हमारा इंडक्टेंस हो गया, और यहाँ हम लोगों ने क्या लगाया हुआ है, एक कैपेसिटेंस हम लोगों ने यहाँ लगा दिया है। यहाँ हमारा क्या हो गया, रिसीविंग एंड वोल्टेज, ये हमारा कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, और ये हमारा क्या हो गया, सेंडिंग एंड वोल्टेज हो गया, ठीक है। और यहाँ से जो करंट फ्लो होगी उसको हम क्या बोलेंगे, सेंडिंग एंड करंट। एक अब जो हमारा दूसरा हो गया वो क्या हो गया, रिसीविंग एंड कैपेसिटेंस मॉडल। दूसरा जो हमारा होगा वो क्या होगा, सेंडिंग एंड कैपेसिटेंस मॉडल, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या देखा, रिसीविंग एंड में जो हमने कैपेसिटेंस कनेक्ट किया है वो कहाँ किया है हम लोगों ने, रिसीविंग एंड पे, एकदम मतलब लास्ट में। ये आर और जो एल है रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस जो है, हमेशा याद रखिएगा, चाहे शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन हो, चाहे लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन हो, चाहे मीडियम ट्रांसमिशन लाइन हो, रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस हमेशा क्या रहेंगे, लम्प्ड रहेंगे, एक साथ रहेंगे। इन दोनों को हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब सेंडिंग एंड मॉडल में हम लोग क्या करेंगे, यहां पे हम लोग कैपेसिटर लगा देंगे, यहां हमारा रेजिस्टेंस, यहां हमारा इंडक्टेंस हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस। ये हो गया हमारा सेंडिंग एंड करंट, ये हमारा हो गया रिसीविंग एंड वोल्टेज। अब हम लोगों ने क्या देखा, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के अंदर जो हमारी लेंथ की वैल्यू है वो ज्यादा है, जिसकी वजह से हम लोग उस लेंथ को क्या नहीं कर सकते, नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, हमको कंसीडर करना पड़ेगा। जिसकी वजह से जो हमारा कैपेसिटेंस है वो हमको सर्किट में शो करना पड़ेगा, हम उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। दो तरीके से हमने अपना कैपेसिटेंस को शो किया है। पहला जो है हमने क्या नाम उसका रखा, रिसीविंग एंड कैपेसिटेंस मॉडल। रिसीविंग एंड पे यानी कि एकदम लास्ट में हमने क्या किया, कैपेसिटेंस को कनेक्ट कर दिया अपने सर्किट में। आर और एल हमेशा क्या रहेंगे, ये एक दूसरे के साथ लम्प्ड रहेंगे। इन दोनों को हम लोग कभी भी अलग नहीं कर सकते हैं ट्रांसमिशन लाइन में, ठीक है। तो इन दोनों से या तो हमको बाद में कैपेसिटर लगाना पड़ेगा या फिर हमको उससे पहले लगाना पड़ेगा। अगर हम कैपेसिटर को बाद में लगाते हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे, रिसीविंग एंड मॉडल बोलेंगे। अगर हम उसको पहले लगाते हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे, सेंडिंग एंड मॉडल बोलेंगे। ये दो तरीके के मॉडल हम लोगों ने बना दिए। होता क्या है, ये कैपेसिटर बाद में या पहले लगाने से हमारे को क्या होता है, जो हमारी एक्यूरेसी है वो घट जाती है। इन दोनों मॉडल के अंदर हमको क्या देखने को मिलता है, जो हमारी एक्यूरेसी है मीडियम ट्रांसमिशन लाइन की वो क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है। अब उस एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अब हम मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में दो और मॉडल बनाते हैं। पहला हमारा होता है कैपेसिटेंस टी मॉडल, दूसरा हमारा होता है कैपेसिटेंस पाई मॉडल। टी और पाई मॉडल का हम लोग इसमें यूज करते हैं। टी मॉडल और पाई मॉडल में हम लोग क्या करेंगे वो हम लोग अब इसके बाद देखेंगे। तो पहला जो हमारा होगा वो हमारा होगा नॉमिनल टी मॉडल, और जो दूसरा है हमारा वो हमारा कौन सा होगा, वो होगा हमारा नॉमिनल पाई मॉडल, ठीक है। यहां तक आप लोगों को कोई भी दिक्कत आई हो या कुछ समझ ना आ रहा हो तो आप बिल्कुल बेझिझक होकर कमेंट में पूछ सकते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा है, अगर आपके डाउट कमेंट में ही क्लियर करने लायक होंगे तो मैं आपको वहीं पे बता दूंगा, वरना आपकी जो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा उसमें मैं आपके डाउट जो भी है वो क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अब जो हमारा सी आया वो क्या आया, नॉमिनल टी मॉडल। नॉमिनल टी मॉडल में अब हम लोग क्या करेंगे,
ये जो हम लोगों ने यहाँ रेजिस्टेंस लगाया है, यहाँ हम लोगों ने क्या लगाया है, इंडक्टेंस। इसके बीच में हम लोगों ने लगा दिया कैपेसिटर, यहाँ हम लोगों ने लगा दिया कैपेसिटर, यहाँ रेजिस्टेंस और यहाँ इंडक्टेंस। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या किया, नॉमिनल टी मॉडल में ये जो हमारा यहाँ आर था इसको हमने डिवाइड कर दिया r/2, इसको हमने कर दिया l/2, इसको हमने कर दिया c/2, c/2, r/2 और ये l/2। ये हमारा क्या हो गया, रिसीविंग एंड वोल्टेज, और यहाँ हमारा क्या हो गया, सेंडिंग एंड वोल्टेज। यहाँ हमारा सेंडिंग एंड करंट जाएगा। अब रिसीविंग एंड नॉमिनल टी मॉडल का नाम हम लोगों ने क्यों रखा है, ये दोनों जो हमने यहाँ पे किए ये तो हमारे हमेशा लंब रहेंगे एक दूसरे के साथ। तो इस मॉडल में हम लोग क्या करेंगे, RL और ये हमारा RL, ये जो दोनों कैपेसिटेंस हैं इसको हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे मर्ज कर दिया, और इसका हमारे हमको क्या देखने को मिला, c/2, और c/2 को ऐड जब हम लोगों ने कर दिया तो क्या आया हमारे पास, कंप्लीट कैपेसिटेंस हमारे पास आ गया। ये इसकी वैल्यू हमारी क्या है, r/2, l/2, r/2, l/2, रिसीविंग एंड वोल्टेज, ये हमारा क्या है, सेंडिंग एंड वोल्टेज, यहाँ हमारा सेंडिंग एंड करंट, यहाँ हमारा रिसीविंग एंड करंट होगा। ठीक है, तो नॉमिनल टी मॉडल में हम लोगों ने क्या देखा, नॉमिनल टी मॉडल में जो हमारे पास R, L और C कंपोनेंट हैं, जिसमें R और L हमेशा क्या रहेंगे, मैंने आप लोगों को अभी बताया था, वो हमेशा क्या रहेंगे, एक दूसरे के साथ रहेंगे, लम्प्ड रहेंगे। इन दोनों को हम लोग कभी भी अलग नहीं कर सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, सारे R, L, C तीनों कंपोनेंट्स को डिवाइड बाई 2 हम लोगों ने कर लिया, r/2, l/2, r/2, l/2, c/2 एंड c/2। उसके बाद जो हमारा ये है तो इसको हम लोगों ने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो हमारा कैपेसिटेंस किधर आ गया, बीच में आ गया। पहले क्या हो रहा था, रिसीविंग एंड मॉडल में हमारा कैपेसिटेंस कहाँ हमको देखने को मिल रहा था, लास्ट में। सेंडिंग एंड में कहाँ देखने को मिल रहा था, शुरू में। अब हमारा कैपेसिटेंस कहाँ आ गया, नॉमिनल टी मॉडल में एकदम सेंटर में आ गया, जिसकी वजह से हमको क्या देखने को मिलेगा, हमारी जो एक्यूरेसी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जो हमारे कंपोनेंट एक साथ रहने चाहिए वो क्या रहेंगे, एक साथ ही रहेंगे। ये फायदा हुआ हमको किससे, नॉमिनल टी मॉडल से। अब नॉमिनल टी इसका नाम क्यों रखा गया, क्योंकि ये इस तरीके से टी की फॉर्म में है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा इस तरीके से ये है, इसके लिए इसका नाम हमने क्या रखा, नॉमिनल टी मॉडल। अब हम लोग बात करेंगे इसके बाद किसकी, नॉमिनल पाई मॉडल की। नॉमिनल पाई मॉडल में हम लोग क्या करेंगे, वो अब हम लोग को देखना है। ठीक है, ये नॉमिनल टी मॉडल और नॉमिनल जो पाई मॉडल है इसका यूज हम लोग किस लिए कर रहे हैं, बस अगर आपसे ये पूछा जाता है नॉमिनल टी और नॉमिनल पाई मॉडल का हम लोग यूज क्यों करते हैं, तो सीधा सीधा आप लोगों को आंसर देना है, एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। अब हमारे पास क्या आ गया, नॉमिनल पाई मॉडल। नॉमिनल पाई में हम लोगों ने क्या किया, शुरू में एक कैपेसिटेंस हमने लगाया क्या, c/2। उसके बाद हम लोगों ने अपना रेजिस्टेंस लगाया, फिर इंडक्टेंस। रेजिस्टेंस हमारा क्या है, r/2, ये है l/2। इसके बाद फिर से हमने r/2, l/2 और लास्ट में हम लोगों ने क्या लगा दिया, फिर से एक कैपेसिटेंस हमने लगा दिया। ये हमारा क्या हो गया, r/2, l/2 और ये c/2। इसको हम लोगों ने क्या किया, डिवाइड कर लिया है। ठीक है, अब ये फिर से जो हमारे r/2 और l/2 है ये क्या है, लम्प्ड है, इनको हम लोग कभी अलग नहीं कर सकते, ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, तो नॉमिनल पाई मॉडल जो हमारा बनेगा वो आप लोग देख पा रहे होंगे कैसा बनेगा। ये हमारा हो जाएगा c/2, ये r/2, ये r/2 मिलके क्या हो जाएगा हमारा r हो जाएगा, ये l/2 और l/2 मिलके क्या हो जाएगा हमारा l हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा c/2। तो यहाँ हमारा सेंडिंग एंड वोल्टेज, यहाँ सेंडिंग एंड करंट, यहाँ हमारे को क्या मिलेगा, रिसीविंग एंड वोल्टेज और रिसीविंग एंड करंट। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा मॉडल बन गया, ये हमारा बन गया नॉमिनल पाई मॉडल। ठीक है,
अब हम लोगों ने क्या देखा, हमने पहले देखी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में हम लोगों ने देखा कि वहां लेंथ जो है वो कम है। लेंथ कम होने की वजह से रिएक्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत हाई हो जाएगी। रिएक्टेंस की वैल्यू अगर बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी तो हमारी चार्जिंग करंट की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। और अगर चार्जिंग करंट की वैल्यू हमारी कम हो जाती है तो हम कैपेसिटेंस को क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में अगर आपसे पूछेगा या आपको वो ऐसा डायग्राम बना के भी दे सकता है, ये R है और ये L है। अगर आपको ऐसा डायग्राम बना के पूछेगा ये कौन सी ट्रांसमिशन लाइन का है, तो आप बताएंगे शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है। क्यों? क्योंकि इसमें कहीं भी कैपेसिटर नहीं लगाया हुआ है। वहीं अगर आपसे यहाँ शुरू में एक कैपेसिटर लगा देता है और पूछता है ये कौन सी ट्रांसमिशन लाइन है, तो आप लोग बताएंगे सेंडिंग एंड मॉडल है ये मीडियम ट्रांसमिशन लाइन का। अगर वहीं आपसे वो क्या करता है, आखिरी में एक कैपेसिटर लगा देता है और पूछता है ये कौन सी ट्रांसमिशन लाइन है, तो आप बताएंगे मीडियम ट्रांसमिशन लाइन है। उसके बाद भी अगर वो पूछता है आपसे ये कौन सा मॉडल है, तो आप बताएंगे ये रिसीविंग एंड मॉडल है, ठीक है। उसके बाद अगर वो आपसे ऐसा डायग्राम बना के देता है ऐसा और पूछता है ये आपका कौन सा डायग्राम है, तो आप बताएंगे ये नॉमिनल पाई है। इसका नाम पाई क्यों है, क्योंकि ये पाई की तरह है, ठीक है। हमारा पाई ऐसा होता है, ये पाई की शेप में है, इसलिए इसका नाम नॉमिनल पाई मॉडल है। इससे पिछला वाला हमारा जो था नॉमिनल टी मॉडल, वो किस लिए था, क्योंकि उसकी जो शेप थी वो कैसी थी, टी जैसी थी। उसमें मिडिल में कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, मिडिल में जो हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया है नॉमिनल टी मॉडल के अंदर जो हमारा कैपेसिटेंस है वो कहां पर होता है, तो उसमें ऑप्शन आपका एक हमेशा होता है मिडिल में। जो हमारा कैपेसिटेंस है वो ऐड होके कहां आ जाता है, मिडिल में आ जाता है। जब मैं आपको इससे क्वेश्चन कराऊंगा तब मैं आपको वो क्वेश्चन जरूर लगवाऊंगा, तब आप देखेंगे, ठीक है। तो हमारा जो कैपेसिटेंस है वो हमको मिडिल में देखने को मिलेगा टी मॉडल में, और पाई मॉडल में जो हमारा कैपेसिटेंस है वो साइड में आ जाएगा। आर और एल जो है वो लम्प्ड होके कहाँ आ जाएंगे, फिर से साथ में आ जाएंगे। इस मॉडल में भी हम लोगों ने देखा आर और एल तो वही है, ये दोनों कभी अलग नहीं होंगे, आपको हमेशा याद रखना है। चाहे शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है, चाहे मीडियम ट्रांसमिशन लाइन है, या फिर लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है, आर और एल को हम लोग कभी भी अलग नहीं कर सकते हैं, वो लोग हमेशा साथ रहेंगे। अपने कैपेसिटर को और कंडक्टेंस को हम लोग शिफ्ट करते रहते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। अब जो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन होगी उसमें हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, उसमें हम लोगों को ABCD पैरामीटर देखना पड़ेगा। ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, डी की वैल्यू आपसे एग्जाम में पूछ लेता है। अगर रिसीविंग एंड मॉडल है तो ABCD की वैल्यू क्या होगी, और सेंडिंग एंड मॉडल है तो ABCD की वैल्यू क्या होगी, और हमारा नॉमिनल टी में क्या होगी, नॉमिनल पाई में क्या होगी। तो ये जो सारे कॉन्सेप्ट हैं ये मैं आपको एक कल की वीडियो में बता दूंगा, और मैं आपको सिर्फ ABCD की डायरेक्ट वैल्यू लिखवाऊंगा, वो आप लोग याद कर लीजिएगा। एग्जाम में आपसे डायरेक्ट पूछेगा रिसीविंग एंड सी मॉडल है तो सी की वैल्यू क्या होगी, सिमेट्रिकल और रेसिप्रोकल की कंडीशन क्या होती है वो मैं आप लोगों को कल समझाऊंगा। उसके बाद मैं आपको इन सब की वैल्यू लिखवा दूंगा, ठीक है। और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन क्या होती है वो भी मैं आपको कल की वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद हमारी ट्रांसमिशन लाइन क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। उसके बाद हम लोग अपने नए टॉपिक पे चलेंगे, ठीक है। अब से आपकी वीडियो जो है वो डेली पड़ेगी, कोई भी गैप आपकी वीडियो में नहीं आएगा। SSC JEE के एग्जाम से पहले मैं आपका पूरा सिलेबस कवर करूंगा, आपको क्वेश्चन लगवाऊंगा। UPPCL JEE के TG2 की ज्वाइनिंग हो चुकी है, आपको पता होगा UPPCL ने TG2 की ज्वाइनिंग करा दी है। UPPCL JEE दोनों का फॉर्म कभी भी आपको देखने को मिल सकता है, बिल्कुल अच्छे से तैयारी करते रहिए। बाकी जो कोई भी जॉब वैकेंसी आती है वो मैं आपको अपनी ID पर डाल दूंगा, आप शॉर्ट्स देखते रहिए, वो सब आपको देखने को मिलेंगे। खूब मन लगा के पढ़िए, वीडियो डेली आएगी, क्वेश्चन लगाते रहिए, सिलेबस आपका पूरा होगा, बीच में आपको नहीं छोड़ा जाएगा, ठीक है। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, कल मिलते हैं। हर हर महादेव।